चलिए ठीक है, तो देखिए थर्ड आई थिंक लखराज हमने कल वाले वीडियो में कवर किए हैं, तो कल आप देखिए या बताइए क्या डाउट है उसमें। जो थर्ड क्वेश्चन है कल, जो हाफ पार्ट हमने कल सॉल्व किए थे, तो उसमें थर्ड क्वेश्चन डिस्कस किया था, नहीं किया? पीडीएफ भेजेंगे आप बोल रहे थे। हाँ हाँ हाँ, पीडीएफ एक साथ ही भेजेंगे एंड में, क्योंकि मुझे उसके लिए फिर लॉग आउट करना पड़ेगा, ये कैमरा से हटाना पड़ेगा तब जाके, क्योंकि पेन ड्राइव में है ना, तो वो पेन ड्राइव भेजना पड़ेगा, उसके लिए लैपटॉप डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी एक साथ भेजेंगे सारे, आज के और कल के अभी भेजेंगे एंड में। थर्ड वाले में से था क्या? अच्छा, तो इसमें पूछ रहा है कि थर्ड में कल बताया नहीं था, देखो। सो क्या है इसमें कि हमारे पास मॉड एक्स है, डिफरेंशिएबल है हर पॉइंट पे डोमेन में, तो बताओ ए बी क्या होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, ये ऐसा है ना, ये जो तीसरा क्वेश्चन है कि एफ एक्स आपके पास है 1/mod x, कब? अगर mod x मोर देन, आई गेस उसने थर्ड आंसर दिया था पिछले क्वेश्चन। अच्छा हाँ वो सही बात है, वो मैं गलती से, हाँ मैं क्वेश्चन नंबर समझ गया, सही कह रहे तुम। हाँ क्योंकि ये तो सॉल्व कर ही चुके हैं, तो आगे से देखते हैं, वो तो पिछले क्वेश्चन का आंसर था। आगे ये भेजा है 38, 39, 40, वहां से स्टार्ट करते हैं। सो 38 जो क्वेश्चन है, देखिए ये 38 है। सो यहाँ पे x1 x2 xn be a random sample from normal mu sigma, वो mu sigma है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। So then which of the following statement is are correct and consider the test statistics। तो यहाँ पे मतलब एक तो पहली बात एक्सपोनेंट, अच्छा एक्सपोनेंस ये, अच्छा एक्सपोनेंशियल में 2 पैरामीटर वाला आ गया है ना, तो ये 2 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल पता है तुम लोगों को, x1 x2 xn, यहाँ इसने कहा है एक्सपोनेंशियल म्यू और सिग्मा आ गया तुम्हारे पास, या वो ऐसे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है। Then which of the following statement is are correct, consider the statistics। तो जो T1 है वो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, T2 है वो, अच्छा तो T2 जो इसने लिखा है दैट इज समेशन xi माइनस T1, तो T1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर, ओके, xi माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का सम है। ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं, T2 तो जस्ट ये हो जाएगा समेशन xi nx बार माइनस nx1, तो ऐसा भी कर सकते हो, x बार माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, T2 को ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि समेशन खोलेंगे तो क्या होगा, ये समेशन xi nx बार लिख सकते हैं n टाइम फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो यहां से आ जाएगा। और अब क्या करना है हमें, तो पूछ रहा है कि यूएम म्यू निकालना है आपको, किसका, अगर म्यू यहाँ पे है ना, यहाँ एम और एस लिखा है पैरामीटर, तो उसके हिसाब से लिख सकते हो, तो ये म्यू सिग्मा लिख दिया मैंने, तो ऑफ क्वांटाइल एम प्लस बी एस, ओके, तो बी कोई कांस्टेंट है, यूएम म्यू ऑफ x1 मोर देन टी इज दिस। तो पहले तो इसका पीडीएफ बताओ क्या होगा, ये जो एक्सपोनेंशियल 2 वेरिएबल का है, ये कहीं ना कहीं शिफ्टेड एक्सपोनेंशियल वाला होगा, सो इसका पीडीएफ क्या होगा, देखो तो यहाँ एक्चुअली पीडीएफ ये है, अगर कहीं लिखा हुआ है कि x इज एक्सपोनेंशियल, जैसे मान लो म्यू कॉमा इसने जैसे यहाँ पे लिखा है क्या सिग्मा मान लो, या s लिखना है ऐसे लिख लो, तो इसका जो पीडीएफ होगा
जैसे वन पैरामीटर एक्सपोनेंशियल तो आप लोग इजीली जानते हैं कि वो लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, लेकिन यहाँ पे जो होगा ये होगा 1 बाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा एक्स मोर देन इक्वल टू म्यू, ये होगा ना, ये होगा। सो 1 बाई सिग्मा ई की पावर माइनस एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा एक्स मोर देन इक्वल टू म्यू। अब इसके लिए बात करना है आपको, तो देखो क्या होगा। पहले आपको देखना है अलग अलग यू एम वी अगर निकाल सकते हो निकाल दो, बाद में पुट कर देना, ये चीज है। तो इसका कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर क्या आएगा, अगर आप लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे, यहाँ सपोर्ट डिपेंड कर रहा है, तो मुझे तो ये समझ आ रहा है कि आई थिंक यहां से एक फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बन जाएगा, म्यू लेस देन ईच एक्सआई, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, और वहां से समेशन एक्सआई, so I think this will be first order statistics x bar, ये एक्चुअली sufficient complete होगा, I think so, so complete and for jointly है ना, jointly sufficient complete होगा म्यू और सिग्मा के लिए, तो ये रिजल्ट होगा, इसको प्रूव कर सकते हैं ना, जैसे मैं अभी डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख रहा हूँ क्योंकि ये कोई रिजल्ट है, नहीं तो फिर इसको हमको प्रूव करना पड़ेगा, प्रूव कर सकते हैं हम लोग कैसे आया। तो सफिशिएंट के लिए तो वही है, फैक्टराइजेशन थ्योरम लगाएंगे, सफिशिएंट प्रूव हो जाएगा। कंप्लीटनेस के लिए यहाँ पे वो एक्सपोनेंशियल फैमिली वाला काम नहीं आएगा, है ना, तो उसके लिए हमें डेफिनेशन से करना पड़ेगा। ये है, तो ये भी ठीक है, इसको लेके चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो क्या होगा बताओ, तो आगे कंप्लीट सफिशिएंट तो राइटली रिजल्ट ही है, ट्रू भी बता रहा है, और अगर साथ में ये भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे उसका फंक्शन भी ले लेते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये जो लिखा है हमने, तो T1 तो इसका जस्ट फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, और T2 था n टाइम x बार माइनस फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंप्लीट सफिशिएंट रहेगा। तो So this is complete sufficient, okay? अब क्या करना है हमें, आपको अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढना पड़ेगा, so you have to find the unbiased estimator of what? You have to find unbiased estimator of mu plus b times sigma, ढूंढ सकते हो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर एज अ फंक्शन ऑफ, सो सिर्फ यही तो करना है तुम्हें, क्या करना है यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट ऑप्शन में जो है उसका मीन निकालने हैं, ये जो सेकेंड ऑप्शन में है उसका मीन निकालना है, तो जो भी अनबायस्ड होगा, तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड है वो यूएमयू ही है, तो बस फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट देख लो, जो अनबायस्ड है वो यूएमयू हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ से आप यूएमयू ही निकाल लो, ठीक है, करके देखो, मीन निकाल सकते हो, ये भी मुश्किल है, मुश्किल क्या, मीन ही निकालना पड़ेगा। ये क्वांटाइल बस इसलिए यूज किया है क्योंकि वहां तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, हालांकि यहाँ क्वांटाइल से इस क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये टर्म का नाम क्वांटाइल है क्योंकि वो कुछ वैसी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी अगर निकालेंगे तो, x लेस देन इक्वल टू अगर मैं कुछ फाइंड करूंगा तो उससे आ जाएगा, क्या आएगा, तो हाँ बताओ भाई, ये हो जाएगा पहला पार्ट, सॉल्व करोगे, मीन निकालोगे, इसमें देखो बस इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो, जो भी अनबायस्ड होगा वो यूएमयू है, ये कंप्लीट सफिशिएंट रिजल्ट हो गया। अब यहाँ पे इसका काम रह गया, तो इसके लिए तुम्हें मुझे लग रहा है कि यहाँ तो ये आ जाएगा बाई लेमन-सेफी थ्योरम, और ये वाला ऑप्शन आएगा बाई राव ब्लैकवेल, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे x1 मोर देन t है, तो जैसे
लेट्स से x1 मोर देन t जो क्वांटिटी है ना, ये जो आपको बोल रहा है ये दिस इज योर, तो अगर तुम एग्जैक्टली प्रॉपर्टी निकालने की जरूरत है नहीं ऐसे अभी, क्योंकि अगर फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा। तो ये मान लो इसका नाम है सपोज क्या लिख लूं, g थीटा, यहाँ पैरामीटर तो म्यू सिग्मा स्क्वायर है। तो मतलब कहने का मतलब इसका ये है, सो इफ यू कंस्ट्रक्ट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर 1 0, तो 1 लो जब x1 मोर देन t है, 0 अदरवाइज। तो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालोगे तो यही आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन t। और कंप्लीट सफिशिएंट क्या है, कंप्लीट सफिशिएंट आपके पास क्या था, ये t1 t2 या फिर कंप्लीट एंड सफिशिएंट। तो यहां से क्या करना पड़ेगा आपको, लेकिन हम लोग जब राव ब्लैकमेल लगाते थे तो क्या करते थे, हमारे पास एक सफिशिएंट एस्टिमेटर सिर्फ चाहिए था, हाँ सफिशिएंट कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना, अच्छा यहाँ पे एक तो मिसिंग लग रही है, t1 t2 मिस कर दिया है। सो किसका यूएमआई हुई, दिस मोर देन t। या एक काम करो ना, एक काम कह नहीं करते, हाँ ये तो इसे उतना करना है जैसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ से फिर कंप्यूट करना मुश्किल होगा। एक तो वहाँ पे t क्या है मेरा, एक t1 होगा एक t2 होगा, एक तो यहाँ पे देखो टाइपिंग एरर है, यहाँ पे सिर्फ t है, t माइनस t है, और t1 t2 में से कोई एक होगा। तो होगा क्या, स्मॉल t माइनस t1 मान लो t माइनस t1 अपॉन t2 पावर। तो सीधा सा मीन भी निकाल सकते डायरेक्टली भी, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ, ये सब अप्रोच से ना आ जाए, ये लेंथी होगा, तो सीधा सीधा मीन निकाल लो, देखो क्या आता है। अगर इसमें ये पूछा जाए तुमसे कि एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस क्वांटिटी, तो मतलब ये निकालना तो मुश्किल है नहीं, तो ये भी निकाल सकते हैं हम लोग, जस्ट इंटीग्रेट कर लेंगे t से इंफिनिटी में जो भी है, तो वहां से। एंड दूसरा क्या है, आगे क्या करना है, आगे आप इसका एक्सपेक्टेशन निकालो क्या आता है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ t1 t2 तो है ही, तो इसका मीन निकाल लो, और इसका मीन जो आएगा, अगर वो आपका मीन आ गया इसके इक्वल, वही जो प्रोबेबिलिटी x1 मोर देन t है, तो काम हो जाएगा। सो मेन उसका मीन निकालना पड़ेगा आपको सिर्फ, तो यू हैव टू फाइंड। तो मतलब तीनों ऑप्शन में ये करना है, पहला दूसरा और लास्ट ऑप्शन जो है, इनमें आपको मीन कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन में मीन कैलकुलेट कैसे करोगे आप, तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ t1 निकालना मुश्किल तो नहीं है, ये निकलेगा देखो ये सब थोड़े लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन शुरू में इसलिए स्किप करने का वक्त दिया जाता है कि इनिशियली आप मत ट्राई करोगे, टाइम किल भी होगा, और एंड में आंसर नहीं आया तो टाइम वेस्ट भी आपका होगा, तो कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो इनिशियली कोई लेंथी क्वेश्चन हो तो आप उसको स्किप करो एग्जाम में, पहले वो क्वेश्चंस करो जो आप जल्दी कर सकते हो या आपको आता है अच्छे से, इसमें टाइम लगेगा तो इसको स्किप करो इनिशियली, बाद में टाइम बचे तो करो। तो E ऑफ t1 t2 निकाल लो, और t1 t2 फाइंड करने के बाद ये करो, थोड़ा कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, ये है। सो कैलकुलेशन कर दो, बाकी अगर कुछ स्पेसिफिक डाउट है तो पूछो, क्या डाउट है, ये चीज है, अदरवाइज वही चीज है। एक्सपेक्टेशन ऑफ t2 करेंगे तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। t2 क्या है हमारे पास, t2 मैंने ये निकाला ना, t2 था n टाइम x, हाँ तो ये तो कैसे लंबा होगा, यहाँ से अगर हम फाइंड करें एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार तो निकल जाएगा, ये तो बस मीन जो आएगा वही आ जाएगा, जो भी मीन होगा उसका, है ना, तो उससे आ जाएगा। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना, ट्रांसफॉर्मेशन। देखो फिर से मैं लिखता हूं, यहां से देखो, जो fx हमारा ये है 1 बाई सिग्मा e की पावर माइनस x माइनस म्यू बाई सिग्मा x मोर देन म्यू, देखो इससे आसानी से आ जाएगा। सो xi माइनस म्यू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ध्यान से देखो, एक्सपोनेंशियल, हाँ एक्सपोनेंशियल, मीन रहेगा सिग्मा तो रेट 1 बाई सिग्मा बोलो, मीन सिग्मा रहेगा तो रेट 1 बाई सिग्मा है। अब यहां से हमें थ्योरम पता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, मिनिमम एक्सपोनेंशियल n अपॉन सिग्मा। हाँ रेट ऐड होता चला जाता है जितने टर्म है, तो यहाँ पे
एक्सपोनेंशियल n टाइम, जो रेट यहाँ पे अगर लिखा हुआ है मीन नहीं रेट, तो रेट 1 बाई सिग्मा, मीन सिग्मा था, तो ये n बाई सिग्मा हो गया। अब यहां से आ नहीं गया, देखो कितना आसानी से आ गया। सो इसका ये रेट है n बाई सिग्मा, तो मीन हो जाएगा सिग्मा बाई n। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आ गया म्यू प्लस सिग्मा बाई n। और आई थिंक ये म्यू जो आया होगा वो एक्सपेक्टेशन आएगा x बार का। यहां से देखो मीन कितना आएगा, अगर यहां से मीन निकालो, नहीं चेक करना पड़ेगा, तो यहां से ex निकालो क्या आता है, इसका ex क्या आएगा, एक मिनट हो तो जाएगा, ex आ जाएगा आई थिंक म्यू प्लस सिग्मा, देखो आया ना, Yes. क्योंकि x माइनस म्यू जो है ना, x माइनस म्यू तो एक्सपोनेंशियल 1 बाई सिग्मा, 1 बाई सिग्मा रेट है, तो मीन तो सिग्मा हो गया, तो ये हो गया, तो इसको इधर भेजेंगे तो ex आ गया म्यू प्लस सिग्मा, तो ex आ जाएगा आपका म्यू प्लस सिग्मा, तो हो तो गया। तो देखो ex और ex बार तो सेम ही रहता है ना, तो ex बार ये यहाँ पे इक्वल आएगा जो ex1 होगा, मतलब x1 रैंडम वेरिएबल, ये रैंडम वेरिएबल है, तो ये म्यू प्लस सिग्मा, तो आ तो गया तुम्हारे पास, x बार का भी मीन आ गया, फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का भी आ गया, डिफरेंस ले लो तो आ तो जाएगा, ठीक है। तो इससे इसका मीन चाहिए, हो तो गया, डिफरेंस लेना है बस। तो e ऑफ t2 अगर चाहिए आपको, तो n टाइम x बार का आया म्यू प्लस सिग्मा, और x फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का आया म्यू प्लस सिग्मा बाई n, तो माइनस म्यू माइनस सिग्मा बाई n, म्यू म्यू कट गया, तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ t2 निकल के आ गया सिग्मा माइनस 1 बाई n, एलसीएम ले लो, सो n माइनस 1 सिग्मा आ जाएगा, ये आ गया तुम्हारा t2 का मीन, n माइनस 1 टाइम सिग्मा। देखो यहाँ कैलकुलेशन करके तो हो जाएगा, ट्राई करके देखो, बस आपको क्या करना है, यू टेक एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन, t1 t2 का एक्सपेक्टेशन निकाल लिया, अब इस पे एक्सपेक्टेशन लगा के देखो, ये अनबायस्ड आना चाहिए, जिसका यूएमयू कह रहा है उसके लिए अनबायस्ड आने चाहिए। सो लिख के देखो समझ आएगा। 39 जो है कि x1 x2 xn क्या है, रैंडम सैंपल है फ्रॉम पॉपुलेशन हैविंग पीडीएफ दिस, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है ये कि हाँ, तो ये लॉग नॉर्मल टाइप का फिर से आ गया, मतलब लॉग नॉर्मल का पीडीएफ ये लिख रखा है, मतलब log x का यहाँ से देखोगे ना तुम, तो जो log x का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल आएगा म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा log x का, ये पीडीएफ जो लिख रखा है ना log x के लिए लिख रखा है, तो log नॉर्मल बाई पीडीएफ होता है, तो log x का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। पूछ क्या रहा है, which of the following is are correct, तो आपसे पूछ रहा है कि मेथड ऑफ mm लिखा है ना यहाँ पे, तो मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, इसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा आपको क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है ना, देखो लॉग नॉर्मल का फॉर्म, ये इसका फॉर्मूला आता है, क्या है इसका लॉग नॉर्मल का मीन होता है म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, मैं एक्सपोनेंशियल e टू द पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, अब हमें क्या करना है एक्चुअली, लेकिन अच्छा एक मिनट, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमें निकालने हैं मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर xi के रेस्पेक्ट, हमें यहाँ पे ये एक्चुअली नहीं करना है, ये तो आ ही जाएगा, नहीं इसका तो आ जाएगा मीन, तो तुम्हारा ये आ जाएगा e log x का, ये मुझे ex का चाहिए, मतलब ये तो यहाँ म्यू है और ये सिग्मा स्क्वायर है, ये जैसे मैं लिखा है उसके हिसाब से, तो हमें चाहिए मेन, तो इसका फॉर्मूला होता है ना x का डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल, जो आप बता रहे थे, अब आई थिंक वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो बताओ ex क्या है, जो भी है क्या दिक्कत है, इसको रख दो x बार के इक्वल, जो भी है उसको रख दो यहाँ पे, वेरिएंस x जो भी आएगा। अच्छा, तो हम लोग मेथड में जब दो पैरामीटर होते हैं तो क्या करते थे वहां पे, ex स्क्वायर बराबर 1 बाई n समेशन xi स्क्वायर लिखेंगे, नहीं तो वो जो बताया था क्या आया था, वो 1 बाई n समेशन क्या si स्क्वायर का टर्म तो नहीं लिखा था ना, मैं लास्ट टाइम लिखा था ना, क्या है ये xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, ये हाँ, और वहां से पहले से कुछ आ जाएगा फर्स्ट टर्म से। बताओ इसे मीन x का डिस्ट्रीब्यूशन लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो x का मीन क्या बता रहे थे, क्या फॉर्मूला है इसका, e टू द पावर म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर,
तो ये रख के आएगा आंसर, एक इक्वेशन यहां से नहीं आ जाएगी। और वेरिएंस क्या आता है, देखो फॉर्मूला मिल जाएगा, ऑनलाइन देख सकते हो बुक में, हालांकि लॉग नॉर्मल सिलेबस में नहीं है, लेकिन ठीक है तुम लोग याद रखना तो, क्योंकि वैसे क्योंकि लिख तो नहीं रहा लॉग नॉर्मल है, डायरेक्टली बता रहा है कि log का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। सर e to the power mu plus sigma square by 2 होता है म्यू, ओके, वेरिएंस क्या आएगा, mu plus sigma square by 2। अच्छा सिर्फ सिग्मा स्क्वायर बाई 2, ओके, वेरिएंस क्या आएगा। तो ये टू इक्वेशंस को सॉल्व करने हमें, तो यहां से म्यू और सिग्मा आ जाएगा। और अगर उससे करना है तो ये नहीं करना, दूसरा तरीका भी है, जैसे इन्होंने लगता है यूज किया है, तो एक है ना, तो ये नहीं फाइंड करना, देखो ई एक्स स्क्वायर क्या है, तो उससे भी कर सकते हो, ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी इसका आएगा 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, क्योंकि ऑप्शन कहीं ना कहीं इसके टर्म में दिख रहा है मुझे, है ना, यहाँ ऑप्शन जो दिख रहा है मुझे ये इसके टर्म में है, तो पहला मोमेंट, दूसरा, ये फॉर्मूला लिखो मीन वेरिएंस की हेल्प से, और इक्वेशन है सॉल्व करना है। सर mu के लिए वो जो मेथड ऑफ मोमेंट्स है वो सर x बार स्क्वायर कहां से आएगा, log आ जाएगा, लेकिन x बार स्क्वायर नहीं आ रहा है। अच्छा, तो स्क्वायर है तो log a माइनस log b, ओके, अच्छा मतलब आंसर मैच नहीं कर रहा, ये कह रहे हो आप, ओके, बेबी इसकी वजह से यहाँ पे जो 2 है, तो ये जो 2 आएगा ना एलसीएम लोगे, तो वो 2 कहीं क्रिएट करेगा, देखो जब तुम इसको लिखोगे यहाँ से 2 म्यू होगा ना, उसको मतलब सॉल्व करके देखना पड़ेगा, पता कैसे चलेगा, तो यहाँ से अगर लेंगे हम म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 बराबर log x बार, ये ना, और बाद में कहीं आता होगा तो यहाँ से 2 टाइम होगा तो वो 2 टाइम स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सिग्मा स्क्वायर का बोल रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर एक दूसरी इक्वेशन यहाँ से आएगी, मतलब 2 इक्वेशंस हैं, 2 अननोन से सॉल्व करना है, ये देखना, अगर इसमें से नहीं आ रहा तो ये गलत आंसर है, अगर ऐसा है तो। सो इसमें जो है इसका वेरिएंस क्या है, इतना लंबा फॉर्मूला है ना, तो यूज करो, यहाँ से क्या आता है e की पावर या e x स्क्वायर निकाल लो, उसके हेल्प से वेरिएंस का फॉर्मूला है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यही तरीका है, मैं भी वही करूंगा, अब आंसर आए ना पता नहीं, बट करना वही है, इक्वेशन 1 दिस, इक्वेशन 2 दिस, इन दोनों को सॉल्व करो, और सॉल्व करके म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालो, 2 अननोन से म्यू सिग्मा, 2 इक्वेशंस हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, करना तो वही है, कुछ अलग तो नहीं करेंगे। देखो तो जैसे ये इक्वेशन जो बनेगी, तो जैसे ये था e म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एक्स बार, और दूसरा क्या है, सो मैं ई एक्स स्क्वायर यूज कर रहा हूँ ना, तो ई एक्स स्क्वायर के लिए है वेरिएंस प्लस मीन स्क्वायर, तो वेरिएंस जो हमारे पास है ये वेरिएंस लिख रहा हूँ पहले, तो वेरिएंस का फॉर्मूला है यहाँ पे e की पावर, चेक करना तुम लोग, ठीक है, ये आएगा 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, e की पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर, और इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई स्क्वायर, ये होगा माइनस या प्लस, प्लस, ठीक है ना, ई एक्स स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर प्लस वेरिएंस बराबर ई एक्स होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो, दो इसको साथ सॉल्व करो, तो यहाँ सॉल्व करो क्या बचेगा, e की पावर सिग्मा स्क्वायर, ये ओपन करो ब्रैकेट, तो e की पावर सिग्मा स्क्वायर इनटू e की पावर 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर इज 1/n समेशन xi स्क्वायर, ये हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करना तो ऐड कर लो, e की पावर 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर बराबर 1/n समेशन xi स्क्वायर, ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसको थोड़ा ठीक से लिखो अब, सो इसको अगर मैं लिखूं यहां पे, तो यहां से क्या आया तुम्हारे पास, म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 इज log x बार, तो ये क्या था ना, कहां से आएगा,
अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, सोचो यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है अभी तक मान लो ये ठीक है, log x बार जो कह रहे हैं कैसे आएगा, अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा, 2 म्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा, log x बार का स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन इसी को लिखा मैंने, यहाँ से देखो 2 म्यू प्लस 2 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एन समेशन एक्स आई स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब ये 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स हैं, क्या म्यू और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हाँ सर। तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी दैट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ म्यू, और जो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू आएगी इस इक्वेशन से दैट इज द मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर, वही ऑप्शन मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन गलत है, ये चीज है। सो ये 39 है, 40 जो है कि x है नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, सो x है नॉर्मल 0 कॉमा सिग्मा स्क्वायर, यहाँ s लिख रहा है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो x बार स्क्वायर कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स से क्या मतलब, यहाँ पे सैंपल आपके पास है x1 x2 xn, और ये इस सैंपल पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो इसमें क्या डाउट है, कंप्लीट कैसे इधर, ये हो जाएगा सर। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है तो उससे आ जाएगा डायरेक्टली, और कंप्लीटनेस चेक करना, x कंप्लीट नहीं होगा x स्क्वायर ही होगा, वो चीज है, क्योंकि ई x तो यहाँ 0 ही है बट x हमेशा 0 होगा जरूरी नहीं है। 41 का रैंडम वेरिएबल बीटा डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन दिस, तो बीटा कौन सा, तो अगर सिर्फ बीटा लिखा है इसका मतलब बीटा फर्स्ट काइंड, ठीक है, तो x का डिस्ट्रीब्यूशन है बीटा, लेट्स से पैरामीटर है mn लिख लो, पैरामीटर है mn बीटा फर्स्ट काइंड, सो ex का फॉर्मूला क्या होता है जी, m अपॉन m प्लस n, चेक कर लो, ये 2/3 है, Yes, sir. करके 7/3 and b आया था 7/6। अच्छा ठीक है, वेरिएंस क्या होता है, अच्छा एक क्वेश्चन ऐसा था, mn by m plus n whole square। हाँ m प्लस m n plus n plus 1 m प्लस n माइनस 1, हाँ तो ये आपको दे रखा है 1/80 सर m plus n plus 1 प्लस 1, तो कितना आया, m क्या आया यहाँ से, n क्या आया, 7/3 m 7/3 और n 7/6। 7/6, बाकी लोग वेरीफाई करो जी, है ना, अंधविश्वास गलत है, आप खुद सॉल्व करके चेक करो कि आपका भी यही आंसर आ रहा है। तो ये अब 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स, और इस कॉन्सेप्ट पे जैम में भी क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना, आप देखोगे आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी है। सो इस तरह के, तो यहाँ पे mn आपके पास आ गया, अब पूछ ये रहा है कि बताओ ये प्रोबेबिलिटी क्या है, तो यहाँ सपोर्ट तो जो होता है इसमें आप जानते ही हो कि इसका जो सपोर्ट है कि प्रोबेबिलिटी 0.2 से 0.5, तो 0.2 से 0.5 में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा तो मेन चैलेंज, हाँ n is equals to 2 and n is equals to 1 आएगा ना। ऐसा आ रहा है, देख लो वही बता रहा हूँ, चेक करो भाई, m2 n1 चेक करो, दूसरा सेटिस्फाई कर रहा है, अगर 2 रखेंगे 2 2 + 3 Yes. 9 और 3 + 4 है ना, तो ऊपर 2 है, हाँ देखो भाई ये आ रहा, तुमने कैलकुलेशन गलत किया होगा, अब देखो आ जाएगा इजीली, तो इसका पीडीएफ जो है हाँ सर अब हो जाएगा है ना, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके इसलिए चेक करना चाहिए, कई बार गलती हो जाती है एक से, बाकी सब अज्यूम कर लेते हैं कि वो ठीक है, तो इसलिए ठीक है। नेक्स्ट जो है 42 जो है कि a random sample of size n from normal mu 65, मतलब यहाँ पे है कि x1 x2 xn, ये IID है नॉर्मल म्यू 625, तो सिग्मा स्क्वायर गिवन है, एंड पॉपुलेशन हैज मीन फ्रॉम दिस पॉपुलेशन हैज मीन 50, क्या बोलना चाह रहा है, एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल
sample of size n from this has mean 45 and so ये है इसका मीन 45 है। ओके क्या कहना चाह रहे देखते हैं। इन ऑर्डर टू टेस्ट म्यू इज इक्वल टू mu2 the maximum value of n so that h not accepted at 5% level of significance। I think ये क्वेश्चन ये मुझे ऐसा कहना चाह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है x बार दे रखा है आपको वहां पे 50 और y बार दे रखा है 45 और आपसे बोल रहा है कि तो ये इस तरह के हमने वो पढ़े हैं क्या, यहाँ पे हमने हमारा इक्वलिटी ऑफ मीन्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जैम में तो नहीं है शायद सिलेबस कि टू मीन्स को कंपेयर करना। टू सैंपल का टेस्टिंग नहीं है, सैंपल जो भी आपका है टेस्टिंग यहाँ पे पैरामीटर का है और सिंगल सैंपल के लिए है टेस्टिंग। कॉन्फिडेंस लेवल में था mu1 माइनस mu2 का, तो क्या कहना चाह रहा था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सो दैट h नॉट इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इसका क्रिटिकल रीजन क्या होगा, उसकी कर तो सकते हैं हम लोग, बट ये प्रॉब्लम एक्चुअली जैम के सिलेबस में है नहीं कि मीन इक्वलिटी ऑफ मीन टेस्ट करना। हालांकि हमने डिफरेंस ऑफ मीन का कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखा हुआ है, तो आपको याद होगा तो ये जो कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है रफली मान लो ये अगर है तो यहाँ पे दोनों का म्यू नोन है इक्वल है। तो आपने केस देखे होगा ना जहाँ पे बोथ सिग्मा स्क्वायर आर नोन एंड इक्वल, मतलब नोन है, तो उस केस में आप कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको फॉर्मूला पता होगा क्या आता है। तो जो रिजेक्शन रीजन ये आ जाएगा लेस देन दिस, तो इधर रिजेक्शन रीजन आ जाएगा, तो उससे कर सकते हैं हम लोग सॉल्व इसको। फिर हमें 5% अल्फा दे रखा है ना, तो यहाँ पे जो अल्फा है वो 5% है, तो 1 माइनस अल्फा जो होगा 95% होगा। तो कॉन्फिडेंस लेवल के बाहर का जो रीजन है वो रिजेक्शन रीजन होगा ना, तो H नॉट इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। हाँ मतलब एक्सेप्टेड मतलब एक्सेप्टेंस रीजन में होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी मिनिमम। तो यहाँ पे ना फिर वो टेस्ट, तो इसका याद है क्या था टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हमने क्या यूज किया था इसमें, जब हम कॉन्फिडेंस लेवल निकाल रहे थे mu1 माइनस mu2 का, तो जब हमारा दोनों मीन गिवन होता है और तो क्या आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, जेड के टर्म में कुछ आया होगा है ना, हालांकि इस तरह क्वेश्चन आएंगे नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे टेस्टिंग में नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास वो था डिफरेंस ऑफ मीन्स का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना था। मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर याद है तुम लोगों को, 3 केस था ना वहां पे, तो इसमें कुछ आया होगा इसका कुछ ऐसा x बार माइनस वाई बार क्या आता है, x बार माइनस वाई बार आगे माइनस मतलब माइनस प्लस, यहाँ पे क्या था टेस्टिंग के लिए चेक करो फॉर्मूला, z अल्फा बाई 2
और सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1, अच्छा साइज तो यहाँ कुछ दिया है, दोनों साइज n ही है, साइज भी इक्वल है, प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2। तो ये बना कैसे था, तो इसका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा एक्चुअली ये होगा। ओके देखो, सो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होगा x बार माइनस y बार माइनस इसका मीन, दोनों का मीन कितना है, डिफरेंस ऑफ तो म्यू माइनस 2 म्यू ऐसा होगा, और अपॉन इसका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अभी इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नहीं नहीं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, ये तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कन्वर्ट कर दिया ना, क्योंकि x बार माइनस वाई बार नॉर्मल ही रहेगा, तो मीन को घटाया इसने डिवाइड, नॉर्मल 0 1 है, तो मतलब ये जो क्रिटिकल रीजन इसका आएगा, द क्रिटिकल रीजन विल बी कि तो रिजेक्शन रीजन क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो रिजेक्ट H0 इफ दिस क्वांटिटी मॉड t मोर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2, ये हो गया इस तरह से यहाँ पे। और ये बताओ यहाँ पे आपका बस मिसिंग क्या है, n, बाकी सब पता है मुझे, x बार पता है, y बार पता है, म्यू पता है म्यू, मुझे टेस्ट करना है ना, तो एक मिनट, हैज मीन 45, तो यहाँ से म्यू का क्या करना है मुझे, सिग्मा 1 पता है, दोनों इक्वल ही है, n चाहिए मुझे, ताकि ये एक का म्यू स्क्वायर था ना, एक मिनट, 2 म्यू था, एक का म्यू स्क्वायर था, और ये कहना चाह रहा है कि अंडर H0 जो है म्यू 1 इक्वल टू म्यू 2 है, ठीक, तो म्यू 1 अंडर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्टेड रीजन में जो है ना, तो इट्स नॉट, ये रिजेक्शन रीजन है, तो हमें ये देखना है कि मॉड t लेस देन इक्वल टू 0.2 हो जाए, ऐसा कब होगा, सिंप्लीफाई करो इसको, the maximum value of n shows that this except at this, है ना, तो ये रिजेक्शन रीजन है, तो एक्सेप्ट के लिए क्या होगा, मॉड t लेस देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो उसके लिए कंडीशन आएगी। लेकिन मेनली देखो बात ये है, हालांकि ये जैम के सिलेबस का है नहीं, जैम में ऐसा कोई सिलेबस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जहां पे आपको 2 सैंपल दिया हो और 2 सैंपल पे आपको टेस्टिंग कर रहा हो कि कंपेयर करो मीन इक्वल है डिफरेंट है ना, ये जैम में है नहीं, बना दिया क्योंकि मैं इसको इसलिए ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस लेवल किया था, इस वजह से मैं ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सिलेबस का है नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस आए भी नहीं है और जैम में आएंगे भी नहीं एटलीस्ट, क्योंकि वहाँ पे 2 सैंपल का टेस्टिंग नहीं है, हमारे पास सिंगल सैंपल टेस्टिंग है, जो भी टेस्टिंग प्रॉब्लम है जैम के सिलेबस में वो सिंगल सैंपल पे बेस्ड है, ये चीज़ है। बाकी इसको आगे इसको सॉल्व करके कुछ आ जाएगा आंसर, तो इसकी ये फिर डेटा मुझे चाहिए होगा, ये वैल्यू चाहिए होगा, बाकी चीज़ें यहाँ क्वेश्चन से निकालने पड़ेंगे इन्फॉर्मेशन, तो उससे आ जाएगा, है ना, अदरवाइज इसको स्किप करो क्योंकि ये ऐसा सिलेबस का है नहीं, इसको स्किप करो के लिए। अगला कौन सा है, 43 हो गया, 44 में क्या है, ये हमने फॉर्मूला उसे लिखाया था ना, इसका आई थिंक जहां तक कंफर्म किया किसी ने, एक तो ये देख रहे थे, हमें ये पता है कि xn बराबर 1/2 xn माइनस 1 1/2 xn माइनस 2, तो इसकी जो लिमिट आती है वो आ जाती है, बताया था उस दिन फॉर्मूला, x1 plus 2 x2 by 3, यही ना, x1 plus 2 x2 by 3, फिर xn अगर है 1/4 जैसा यहाँ पे है, नहीं 4/5, सो 4/5 x1 plus
1/5 x क्या है यहाँ पे xn-2। तो यहाँ पे जो है आई थिंक इसका जो लिमिट आएगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी x1 प्लस 4x2/5। चेक करो इसे, आंसर आ रहा है, ये आएगा x1 प्लस 4x2/5। मतलब प्रूफ लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला था उसमें बताया था, मैं भूल गया कुछ चीज ना। तो मैं ये कह रहा था, किसी ने ढूंढा है, देखो इसे पुट करो, क्या आएगा 1 प्लस 9/5 10/5। अच्छा 1/2 आ जाएगा इसमें ना, 1 प्लस नहीं 9/5 कितना होता है, 4 2 8 1 9, 9/5 आई थिंक यही आएगा, इसके आस राइट साइड में आएगा। ये जाएगा ना। अच्छा तो यहाँ 8 कर रखा है ना, तो इसको कुछ देखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला क्या है। एक्चुअली हमें ना ये प्रूफ करने की जरूरत है, चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं। रुको, हमें ना इसको प्रूफ करने की जरूरत है कि अगर इस तरह का सीक्वेंस है तो लिमिट क्या आएगी, है ना। जैसे बुक्स में जनरली जो प्रूफ अवेलेबल है वो इसका है, इसका प्रूफ बुक में अवेलेबल है, इसका प्रूफ आप देख सकते हो। तो ये लोग है ना, प्रूफ इसका मिल जाएगा। इसका एक्चुअली प्रूफ देखने की जरूरत है, इसका क्या आएगा। कि लैम्डा यहाँ 0 to 1 के बीच है, तो कैसे तुम लोग करते हो वहां पे, अगर प्रूफ करना चाहो तो डिफरेंस लेते हैं हम लोग एंड बाद में उसको कैंसिल करा देना, टर्म्स ऐसा हो कि कैंसिल होता चला जाए, इस तरह से होता है। फिर फर्स्ट और लास्ट बचेगा, फिर उससे आ जाएगा। इसका प्रूफ बुक में है, इसका प्रूफ तुम देख सकते हो बुक में, है ना। जैसे इसका प्रूफ तुम देखो क्या करते हैं ये लोग, 2 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये लिखते हैं कि xn माइनस xn-1 और एग्जाम्पल x2n xn-2 माइनस xn 2 उधर ले जाके फिर वो ऐड कर दो तो कैंसिल होता चला जाता है, तो एक फर्स्ट और लास्ट बचता है, उसके हिसाब से कुछ प्रूफ करते हैं ऐसे। इसका प्रूफ करके देखना पड़ेगा तुम्हें। इन जनरल फॉर्मूला है। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला है लेकिन मुझे याद नहीं है अभी। फॉर्मूला है इसका, यही ढूंढने की जरूरत है। इन जनरल इसका फॉर्मूला है, बताया भी था आदित्य एक बार, है ना। वो आदित्य चौरसिया एक लड़का है ना, वो उसने आई थिंक बताए भी थे। तो मतलब मुझे अभी याद नहीं, इसको देखना पड़ेगा क्या है, मैं तो भूल गया मैं। तो वो या तो प्रूफ करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा क्या आएगा। इसका फॉर्मूला है ऐसे, ठीक है। तो तुम चेक कर सकते हो कि जिसके टर्म्स अगर उस तरह से यहाँ लैम्डा जो है 0 to 1 के बीच है ना। या मुझे अगर तुम लोग ढूंढो नहीं मिले तो मुझे टेक्स्ट करना पर्सनली, फिर मैं ट्राई करूंगा, है ना। जो भी राय आता फिर वो मिल तो जाएगा ही किसी न किसी बुक में, या प्रूफ करके देख लेंगे या ऑनलाइन मिल जाएगा। ये तो उसका देखना पड़ेगा क्या है, तो उससे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। सो उसके बेस पे यहाँ पे ये यहाँ क्या और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन 4/5 1/5 इस तरीके से। अच्छा अगर तुम फर्दर इसको ओपन करना चाहो, अगर इसको अगर प्रूफ करने की कोशिश करो तो xn-1 करोगे ना तो यहाँ आ जाएगा, पता है क्या आएगा, देखो ये तुम्हारा आएगा 1/5 बाहर xn-2 माइनस xn-1। मैं इसको डायरेक्टली लिमिट निकालने की कोशिश है, बुक में निकाला रहता है, तुम देखोगे तो बुक में ऐसे करते हैं। अब ये आ गई हमारे पास। अब इसको ओपन करो, जैसे n को अगर मैं 2 रखता हूँ मान लो, या 3 रखो n को, तो 3 रखेंगे तो क्या होगा x3 माइनस x2 बराबर 1/5, या 5 यहाँ ला सकते हो तुम, फिर यहाँ आ जाएगा x1 माइनस x2, ऐसा आ गया। फिर ऐसे ही अब तुम्हें क्या करना है, n को 4 रखो, तो x4 माइनस x3 बराबर 1/5 एंड यहाँ आ जाएगा 4 रख रहे हैं तो x2 माइनस x3 एंड सो ऑन। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है। देखो ऐड करोगे तो क्या होगा, इनको तुम्हें ऐड करना है, कुछ टर्म्स कैंसिल होते चली जाएंगे। फॉर एग्जांपल जब ऐड होगा ये इससे कट जाएगा, इसका आगे वाला उससे कट जाएगा, यहाँ भी ऐसे ही ऐड करोगे, जैसे ये x3 है x3 से कट गया, तो ऐसे कर करके ऐड करोगे तो यहाँ लास्ट में 2 टर्म बचेगा, यहाँ 2 टर्म बचेगा और उससे फिर लिमिट निकल आएगी। तो ये इसका प्रूफ का अप्रोच है, बता रहा हूँ। इसका भी कर रहा था मैं, इसका सेम अप्रोच इसके प्रूफ का भी है, उसी अप्रोच से हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर इसका मैं प्रूफ ट्राई करूंगा
तो xn माइनस xn माइनस 1, देखो अगर इसका मैं प्रूफ बुक में मिल जाएगा, किसी भी सीक्वेंस सीरीज का जो ठीक ठाक बुक है जहाँ निकाल रखा होगा तो वहां मिलेगा। तो xn माइनस xn माइनस 1 करो, देखो क्या होगा। तो जब -1 करोगे तो ये सर जी x1 plus lambda x2 upon 1 plus lambda है क्या? अब मे भी, बट मैं श्योर मैं नहीं हूँ, लास्ट टाइम इतना है ना। तो यहाँ पे जो होगा x1 प्लस लैम्बडा x2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 या 1 प्लस लैम्बडा। तो यहाँ पे फिट करेंगे तो आ जाएगा, इसमें तो आ जाएगा ऐसे किया तो सर 1.83 आ रहा है। इससे यस सर। ठीक है, हाँ दिस इज फाइन। इससे अच्छा यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, यहाँ पे लिखा है 1 प्लस 4 x2 5 ना, तो यहाँ 6 हो जाएगा। यस सर, एंड ऊपर 5 हो जाएगा। अच्छा यहाँ 5 होगा एक, हाँ इसको ठीक करो। सो यहाँ 5 है, यहाँ ठीक, क्योंकि यहाँ 2 हो रहा है ना, तो यहाँ 1/2 है। तो क्योंकि यहाँ 2 अपॉन चल रहा है ना, तो यहाँ 3 है। जब अपॉन में 2 चल रहा है तो 3 है, और यहाँ 2, यहाँ आएगा x1 प्लस 5x2/6, इस तरीके से है ना। 4 प्लस यहाँ पे एक बार देख लो क्या बनेगा, तो एलसीएम लेके चेक करना पड़ेगा आपको। तो 1 प्लस 5x2 बाई दिस, तो आ जाएगा इससे। अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूं लैम्बडा को, देखो जरा क्या आएगा, मतलब प्रूफ यू कैन डू प्रूफ, है ना, इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x1 प्लस 4/5 x2, यहाँ से क्या बनेगा, और यहाँ मुझे ना रेशियो लेना पड़ेगा, वो नंबर्स क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट इज दैट नंबर। तो यहाँ से क्या आएगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ लैम्बडा को कितना, लैम्बडा प्लस 1 मतलब 4/5 प्लस 1, तो यहाँ आ जाएगा, तो 5 कैंसिल हो जाएगा, 5x1 प्लस x2 बाई, यहाँ ज्यादा हो जाएगा ना, 9 आ जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। यहाँ पे एक्चुअली मेरा ना यहाँ रेशियो लेना पड़ेगा, दिस इज ना डायरेक्टली लैम्बडा नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ उसका रेशियो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर ऐसा होता, लेट से मैं इसको ठीक से लिखता हूँ, देखो अगर ऐसा है 1/n xn माइनस 1 n माइनस, या यहाँ पे लिख लो n माइनस 1/n xn, इस तरह से है, तो इसका आंसर क्या आएगा, या मैं बोलूँ यहाँ पे n माइनस 1 है और यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 1 है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है बनेगा यहाँ पे x1 प्लस n x2 अपॉन n प्लस 1, ये आप लोग कहना चाह रहे हो ना, इससे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे है 1/5, हाँ इस तरह से बनेगा कुछ, कि यहाँ n माइनस 1 अपॉन x n है और यहाँ 1/n है, तो इससे ये कुछ बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 1/2 है, n को 2 रखोगे तो 1/2 1/2, तो वहां से बन जाता है 1 प्लस 2x2/3। अभी जैसे है 4/5 xn माइनस 1 और 1/5, तो यहाँ पुट करोगे तो 1 प्लस 5x2/6, तो इससे आ जाएगा। अच्छा यहाँ से आंसर आता है ना, ठीक है, इससे आंसर आ जाएगा, इससे नहीं बनेगा, तो इससे आंसर 1.83 आएगा। ओके, तो ये तो ठीक है, मुझे लगता है इन दोनों का प्रॉब्लम, ये फॉर्मूला ठीक है, इसका ठीक है, इसका भी ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम है। हमें मेनली जानने की जरूरत है इसका क्या है, आई थिंक दिस शुड वर्क, ये है, तो इसको इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर एल लेंगे तो वहां से इक्वली आ जाएगा, इसको प्रूफ देखने की जरूरत है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला ठीक है, इन दोनों में दिक्कत नहीं है, ये ठीक है। अब इसको जनरलाइज करना क्या देखना पड़ेगा, जनरलाइज में क्या है, ये वर्क करेगा कि नहीं, तो इसको तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत है। यू ट्राई टू प्रूफ, अगर प्रूफ कर सकते हो तो मैं देखता हूँ। ये नेक्स्ट बताओ, इसको ट्राई करना प्रूफ का। नेक्स्ट जो है 46, सो 46 जो है कि यहाँ पे V कोई सॉलिड रीजन है R³ में बाउंडेड बाय द पैरा, जो भी है, सिक्वॉइड y बराबर क्या कर रखा है x² प्लस z², सो y बराबर x² प्लस z² है।
एंड द प्लेन y बराबर 4 और y बराबर 4 है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड y बराबर 4। देन पूछ रहा है आपसे कि dv, सो dv का मतलब है या तो आप dy dx है ना, इससे कर लो dy dz dx, या ठीक है अगर इसका आप ग्राफ बनाना चाहो तो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। तो ये y है, एक्स जेड मान लो इस तरह से, तो इस तरह कुछ बनेगा ग्राफ, इस तरह से कुछ सेफ होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है, जैसे ये आपको ग्राफ समझ आ रहा होगा क्या है, इस तरह कट हो रहा है ना, इस तरह से शेप है, तो इस तरह का यहाँ पे शेप है, और y बराबर 4 ये फिक्स हो गया, y बराबर 4 पे इसने कट, y बराबर 4 एक प्लेन है, ये कट कर दिया, तो y की लिमिट क्या लोगे आप यहाँ से, ये स्ट्रिप बनाएंगे वर्टिकल स्ट्रिप, तो लिमिट यही हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से लेके एक्स स्क्वायर बॉटम से लेके 4 तक, तो ये आपका y का लिमिट हो गया। अब इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा मुझे zx एक्सिस पे, तो इसका प्रोजेक्शन लोगे आप xz पे, मान लो x इधर है z इधर है मान लो अभी, तो इसका प्रोजेक्शन लेना है। प्रोजेक्शन लेने का मतलब ये है कि y से देखना है xz पे क्या बनेगा। तो देखो ऊपर से अगर आप देखोगे तो इसका शेप क्या दिखेगा आपको, सर्कल। हाँ सर्कल है ना। प्रोजेक्शन लेंगे अगर हम, तो ऊपर मतलब टॉर्च तुम जला रहे हो ऊपर से, तो जो xz प्लेन है बॉटम में उस पे क्या शेप बनेगी, तो वहां सर्कल है, और सर्कल का वो क्या होगा डायमेंशन। तो इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ता है। देखो जब दो कर्व दे रखा हो, यू टेक, ये है ना, ये इस तरह लार्ज हो रहा है ना, मैं बोला ऊपर से अगर कोई ऊपर से देखेगा तो उसको क्या दिखेगा, वो सर्कल दिखेगा, किस रेडियस का, या है ना जब मैंने ऊपर से तुम प्रोजेक्शन ले रहे हो तो किस रेडियस का सर्कल बनेगा वहां पे, कौन सी सर्कल बनेगी, क्या इक्वेशन है इसकी, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज 4, क्यों, इन दोनों का इंटरसेक्शन y y इक्वल कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। ऐसे भी तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये जो है ना इसके हाईएस्ट डायमेंशन का है, तो ये प्रोजेक्शन इसका बनेगा ये है। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन कर लोगे, तो इस डबल इंटीग्रेशन जो ये xz का है इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करके इजीली आ जाएगा। मैं करूं, ये समझ आ रहा है, क्योंकि मुश्किल नहीं है अब। सर इसके बाद का लिमिट थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, तो यहाँ से पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो y की लिमिट आ जाएगी 15 टाइम, अब यहाँ तुम्हें ये तो कांस्टेंट है ना, 15 टाइम रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, y तो कांस्टेंट है तो y माइनस, मतलब ये कांस्टेंट है y के रेस्पेक्ट में, तो जस्ट 1 हो जाएगा, 1 का y की लिमिट लगा लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर dz dx। अब यहाँ पे तुम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को तुम आर स्क्वायर ले लो, तो इसको फर्दर तुम क्या लिख सकते हो, 15 टाइम, नहीं 15 टाइम, ये क्या हो जाएगा आर, और ये क्या बनेगा 4 माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट में था 4 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे आर डी थीटा। अब बताओ रेडियस क्या है यहाँ पे, ये सर्कल का रेडियस कितना है 2 ना, तो 0 से 2, और कोऑर्डिनेट फिक्स तो कर ही रखा है कहीं भी, हाँ, तो 0 से 2 पाई। बताओ क्या आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करो, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, r 0 से 2 और 0 से 2 पाई, इसको इंटीग्रेट करो, हो जाएगा। करूं ये भी कर दो, थोड़ा देर ना, जल्दी क्विकली कर दो,
देखो आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, आ जाएगा कैलकुलेशन। सो ये है, ठीक है। तो ये 46 हो गया, 49 कह रहा है कि ये तो हमने सॉल्व किया था अभी कुछ देर पहले, पता नहीं कल क्या। तो यहाँ एक्चुअली ये कहना चाह रहा है कि ये आपका क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ है, और x का मार्जिनल एक्सपोनेंशियल 1 है, y का मार्जिनल एक्सपोनेंशियल 1 है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट एक्सपोनेंशियल 1 है xy, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, x is exponential 1, y is exponential 1 and both are independent, तो x प्लस वाई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो गामा 2 1 हो गया, और गामा 2 1 है, लेट से इसका नाम t रख दो अभी। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CDF ऑफ t एट n इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे ये बताओ गामा 2 1 का मीडियन क्या है, व्हाट इज मीडियन ऑफ, मीन क्या है, चलो गामा 2 1 का नहीं, जरूरी नहीं सिमेट्रिक है ये। सो इसका मीडियन क्या है, देखो गामा का मीडियन क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन में, निकाल सकते हो, सीडीएफ को हाफ को रखना होता है ना। या कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, तो इसको एक काम करो, अगर तुम्हें ना समझ आए तो सिंपली क्या कर रहा है, ये लेस देन n है ना, तो ये तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी p लेस देन n 1/2 है, जिसका पीडीएफ तो लिख ही सकते हो, तो इसके पीडीएफ को 0 से n में इंटीग्रेट करो। इसका पीडीएफ लिखना मुश्किल थोड़ी है, गामा तुम जो बता रहे हो ना। सो 1/गामा 2, फिर ये x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस, इस तरह बन जाएगा ये। इस पीडीएफ को इंटीग्रेट कर पाओगे इसे 0 से n में, इससे n निकलेगा कि नहीं, हाँ सर। तो यहां से मान लो n आया फॉर एग्जांपल 1.2 मान लो, सो इट लाइज इन इंटरवल a b, a b इंटीजर है। अब तुम्हें देखना है ये किसी जैसे मान लो ये कहाँ है 1 2 के बीच है ना, तो तुम्हें कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब किन दो इंटीजर के बीच है वो देखना है। सो दिस इज योर a, तो यहाँ से a मैं ये अज्यूम कर, इन्हें आंसर नहीं बता रहा हूँ, मुझे आंसर पता नहीं क्या है, बोलो अगर मान लो ऐसा हुआ, सपोज n 1/1.2 आया, सो मींस इट बिलोंग्स टू 1 2, सो इन दिस केस a is 1 and b is 2, तो a plus 2 3 हो जाएगी इसके। ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, तो मैं बस मैं गेस करके बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होगा, तो ये आंसर आएगा a plus b 3 आ जाएगा। तो ये तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा क्या आएगा। ठीक है भाई, देख लो। तो इसको सॉल्व करो, यहां से निकल आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49, ये कौन सा 49 ही था, उसके बाद है 51 जो है 51 यहाँ पे एक तो पहले वो आई जो है 1 है वो, और ये कुछ ऐसा है मेरे हिसाब से NQ + 1 NQ + 2Q मतलब 1Q 2Q एंड लास्ट में गया है NQ + n³ तक, अपॉन में n की पावर 3n है और इस पूरे की पावर 1/n है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी लिमिट बताइए, है ना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालो। सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी निकालो। तो यहां से दिख तो रहा है कुछ, अगर मान लो ये L है, यहाँ पर वो ना n³ + 1/n³ ऐसे करके होता है। हाँ तो क्या डाउट है सर जब इंटीग्रेशन आ रहा है तो वो 0 से 1 log 1 + x³ dx आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ कुछ बनेगा, अगर मैं log ले भी लूँ तो log L = लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
1 बाई एन बाहर, समेसन, क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो समेसन बदल जाएगा, समेसन एन क्यूब प्लस के क्यूब होल अपॉन में एन की पावर 3 एन है अभी। सर लॉग होगा ना? हाँ एक मिनट अभी मैं लॉग भूल गया, तो समेसन लॉग इस पूरे का लॉग हुआ ना, तो यहाँ एक्चुअली क्या है देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ n की पावर 3 n की पावर 3 n की पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसको इसके साथ शिफ्ट करो तो 1 बाई 1 क्यूब बाई एन क्यूब, तो फिर 1 प्लस के बाई एन का होल हाँ के, तो 1 प्लस के बाई एन के बाई एन का होल क्यूब, ओके, और k फ्रॉम 1 टू n। अच्छा तो मेन प्रॉब्लम ये है कि ये इंटीग्रेशन बन गया अब 0 टू 1 1 प्लस एक्स क्यूब के लॉग dx। अच्छा यहाँ दिक्कत है, इंटीग्रेट कैसे करें, है ना। तो log x का इंटीग्रेशन तुम लोग कैसे करते हो, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट, ट्राई करो बाई पार्ट से क्या आएगा। यहाँ 1 है तो u इंटू वी, 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, एल लॉगरिथम, आई लेट में पहले एल आता है फिर ए आता है ना, तो इसको बाहर करो। सो log 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू, अभी क्या करना है, 1 का इंटीग्रेशन करते हैं ना, u बाहर, v का इंटीग्रेशन, तो x माइनस जिसको बाहर रखा उसका डिफरेंशिएशन, तो कितना आएगा 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और इंटू वी का इंटीग्रेशन x dx। अभी ये लिमिट भूल जाओ, अभी मान लो तुम इंडेफिनिट सॉल्व कर रहे हो, इनिशियली यू सॉल्व इंडेफिनिट एंड देन यू टेक द लिमिट। सो ये बाद में इसको हम 0 टू 1 लेंगे, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, x log 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस ये 3 अगर बाहर भी कर लो तो बनेगा एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स क्यूब dx। ओके तो इसको 1 माइनस करके कर सकते हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब, और 1 बाई 1 प्लस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो। ये तो हो ही चुका है ना, तो यहाँ क्या करना, तुम 0 टू 1 लिमिट लोगे तो ये तो इसको हटाना चाहो तो भी हटा सकते हो तुम, 0 टू 1 करके हटा दो और यहाँ 0 टू 1 कर दो, तो ये तो 1 रख दो एक बार, माइनस 0 वो आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना है तुम्हें, तो इसका इंटीग्रेशन कर पाओगे, प्लस 1 माइनस 1 करोगे तो हट जाएगा, तो 1 माइनस 1 बाई, मेन यहाँ आएगा प्रॉब्लम है इसका, हाउ टू सॉल्व दिस। तो ये तो तुम लोगों ने सीखा होगा, बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड सीखा है। ये होता ना ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, देख लो। और इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्लास 12th में है ये सब, तो इंटरमीडिएट में आप लोगों ने पढ़े होंगे। सॉल्व करो इसको, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, पहले इसको इसके इक्वेट करो, एबीसी निकाल लो क्या आएगा, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन आसान है, इसका भी आसान है, अब हो जाएगा। हाँ सर। तो इसको खुद सॉल्व करके देखो क्या आता है। तो यहाँ तक कर ही दिया है, इसके आगे इसमें 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट कर लो। तो 1 ऐड करने से फायदा क्या हुआ, जब पार्शियल फ्रैक्शन ये हटाओगे तो ये 1 माइनस हो जाएगा। तो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, उसके बाद तो जैसे तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट ये तो आप कर लोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1 रखोगे तो 1 log 1 0 हो गया, नहीं 1 log 2, तो ये log ऑफ 2 अभी बनेगा 1 log 2, हाँ माइनस 0 पे 0 हो जाएगा। अभी बोल रहा हूँ 3, यहाँ मैं ये बोल रहा था 0 to 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब dx, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अब इसमें क्या करना है कि इसको इंटीग्रेट कर लो। अब ये तो इजी इंटीग्रेट हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, इसका करने के लिए ये हिंट है, सो दिस इज अ हिंट फॉर दैट, तो उसके लिए ये हिंट है तुम्हारे पास। अब इसको आगे प्रोसीड करो।
ये क्लास 12th में जाके देख लेना 12th में कैसे सॉल्व करते थे, क्लास 12th का क्वेश्चन है। ओके 51 हो गया। नेक्स्ट है 53। सो 53 यहाँ पे हमारे पास है कि a1 1 है। अच्छा an+1 माइनस an, ये जो है -1 की पावर n/3 की पावर n है। समेशन सर ये जो -1 की पावर n 3 टू द पावर n है, ये हम लोग जब पुट कर देंगे वहां पर an+1 माइनस an/n+1, यस तो ब्रेक करते करते सिर्फ a1 रह जाएगा, तो आंसर तो 1 होगा यहाँ पर -0.33। नहीं नहीं, इन्फिनिटी पे लिमिट क्या है इसके, एक मिनट। तो यहाँ अगर हम करें n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, सो -1 की पावर n/3 की पावर n, रहने दो इसको, और अपॉन में an+1 माइनस an है। ठीक है, तो आप लोग सही सोच रहे हैं। तो यहाँ से आप पुट करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका an+1 माइनस an, और यहाँ से है an+1 माइनस इंटू an। यही बन रहा है, बाकी लोग देख लो जिनको समझ नहीं आ रहा क्या किया, तो उसको एक साथ रख लिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब क्या होगा, यहाँ थोड़ा ध्यान ये रखना है, a1 1 है और an+1 माइनस an ये है। ये जो सीक्वेंस है इसका सीरीज कन्वर्जेंट है। ठीक है, सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है। तो व्हाट इज लिमिट ऑफ an? कैन यू फाइंड द लिमिट ऑफ an? मैं यहां से पूछूं, a1 तो 1 है, व्हाट इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी an, व्हाट इज दिस? बताओ। तो ध्यान से देखो, यहां से ये ठीक है, यहां तक जो आप कर रहे हो दिस इज फाइन। तो यहां मैं क्या करूंगा, देखो मैं यहां करूंगा समेशन स्मॉल n फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, लिमिट कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको आप जैसे ब्रेक कर रहे हो 1/an माइनस 1/an+1, यही बन जाएगी। तो ब्रेक करोगे जो आप कर रहे हो, सिर्फ a1 नहीं, सिर्फ a1 नहीं बचेगा, उसकी लिमिट की भी जरूरत पड़ेगी, हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, और इन दोनों के हेल्प से आंसर आएगा। तो यहाँ आप सिंप्लीफाई करो इसको। सो जब सिंप्लीफाई करोगे, पुट करो जी, n को 1 रखो, तो अभी यहाँ चल रहा है कैपिटल N टेंड्स टू इंफिनिटी। व्हेन यू पुट 1, तो 1/a1 माइनस 1/a2, फिर 1/a2 माइनस 1/a3 चलता रहेगा। सेकेंड लास्ट टर्म रहेगा, चलो लास्ट टर्म या सेकेंड लास्ट टर्म लिखोगे तो an-1 माइनस 1/, चलो कोई नहीं, रहने दो, लास्ट टर्म लिख दिया, n रखेंगे तो n+1 तक जाएगा, an-1/an+1, फाइन। देख लो ठीक से। सो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इससे यहाँ कैंसिल, इससे यहाँ कैंसिल। सो व्हाट इज लेफ्ट, ध्यान से देखो, अब बचा क्या, 1/a1 माइनस लिमिट 1/an n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो कैपिटल N लिखो या स्मॉल n लिखो, इट्स अप टू यू। सो हमें a1 पता है, और ये अभी डिसाइड करना है तुम्हें कि सीक्वेंस की लिमिट क्या है। जैसे आपने अज्यूम कर दिया 0 आएगा, जो आप कह रहे हो ना उसके हिसाब से यू अज्यूम्ड इट विल 0, तो इसलिए हटा दिया आपने, बट इट इज नॉट 0, आपको देखना पड़ेगा क्या आएगा। और इस कॉन्सेप्ट में पीवाईक्यू में क्वेश्चंस हैं, अगर आप सारे क्वेश्चन करोगे तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां भी हैं, पीवाईक्यू में भी है इस कॉन्सेप्ट पे। यहाँ a1 नहीं आता, लिमिट भी आता है उसमें। देखो अब बताओ इसका लिमिट क्या आएगा, व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस? इसको यूज करके लिमिट निकाल पाओगे? एक काम करो, a1 a2 a3 a4 देखो, आपको आइडिया मिलेगा। सो सी केयरफुली, यहाँ से क्या आएगा, ये जो an+1 है दैट इज an प्लस -1 की पावर n/3 की पावर n ना। तो फर्दर ओपन करते जाओगे तो क्या क्या बनेगा, ये इसको फिर से ओपन करो, देखो ध्यान से, तो an-1 और ये 2 टाइम हो जाएगा -1 की पावर n 3/n, और ओपन करूंगा तो an-2 3 टाइम -1 की पावर, क्या कर रहा हूं मैं, रिकर्सिवली इसी इक्वेशन को मैं रिकर्सिवली यूज कर रहा हूं। जैसे जब मुझे an चाहिए तो ये an-1 प्लस दिस, तो मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूं an के प्लेस पे अब an-1 प्लस सेम, और एक पहले से भी है तो ऐड होगा, ट्वाइस हो गया।
फिर यहाँ फिर इसकी वैल्यू मैं इसी इक्वेशन से रख रहा हूँ, दिस प्लस एक ये टर्म, और यहाँ पहले से है तो एक एक ऐड होता चला जा रहा है। तो बताओ एट द एंड लिमिट क्या आएगी? तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि यहाँ पे a1 बचेगा, ठीक। अब बताओ a1 बचेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? मेनली पॉइंट ये है कि -1 की पावर n, 3 की पावर n का कोएफिशिएंट क्या बचेगा, मतलब n होगा सर, है ना। देखो जब यहाँ n + 1 है तो यहाँ 1 था, जब यहाँ अच्छा n है तो यहाँ 1 है, n - 1 है तो 2 है, n - 2 है तो यहाँ 3 है, जब n - 3 होगा तो यहाँ 4 रहा होगा, है ना। तो मैं a1 को क्या लिख सकता हूँ? n - 1। हाँ तो देखो जब यहाँ n - 2 है तो यहाँ 3 है, तो जब ये a1 का मतलब n - n - 1 है, तो इसका एक ज्यादा क्या मतलब n, सही बता रहे हो आप, ठीक है, दिस इज फाइन। अब a1 तो आपको पता ही पहले से 1 है, सो फाइनली यू गॉट व्हाट, तो आपको फाइनली ये समझ आया कि ये जो an + 1 है ये है 1 + n टाइम -1। अब इसमें लगाओ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या आएगी? अभी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है, एल ऑर्बिटल लगाओ। अच्छा एक काम करो, इसका दो सब सीक्वेंसेस है ना, इसका 1 ही आ जाएगा क्या? देखो क्योंकि इसके 2 सब सीक्वेंसेस है ना यहाँ पे, तो एक मिनट थोड़ा सा ना यहाँ पे, मतलब मैंने किया कैलकुलेशन ठीक है, लेकिन थोड़े से इसमें मिस्टेक हुए हैं। क्या मिस्टेक हुए हैं? क्योंकि हमें करेगी तो पूरा होगा ना। नहीं, देखो पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं फिर से करता हूँ इसको, ये थोड़ा गलत, यहाँ तक ठीक है, मतलब ये ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ n यहाँ चेंज कर रहे हैं, यहाँ n तो चेंज कर ही रहे हैं हम, मतलब मैंने तो चेंज किया ही नहीं। हर बार मैंने क्या किया, इसको एज इट इज ऐड कर दिया है, लेकिन यहाँ भी तो n इन्वॉल्व है, इस n का भी तो रोल होगा। सो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। सो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, an + 1 एज an + -1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, ये दिया है। अभी ध्यान से देखो, मैं ये बोलना चाह रहा था आप लोगों से कि जैसे an - 1 लिखेंगे तो क्या होगा, या ओके लेट मी राइट an, तो मैं n + 1 के प्लेस पे n रख रहा हूं अब। सो इसके इक्वल टू मैं इसी इक्वेशन के हिसाब से क्या बनेगी ये, मैंने यहाँ क्या गलती की एक्चुअली, जो मैं कर रहा था तो 1 2 3 4 लास्ट में n कोएफिशिएंट आ गया, n नहीं आएगा एक्चुअली, वो टर्म्स ऐड होंगे, वो ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी इनफाइनाइट टर्म की, मतलब एटलीस्ट फाइनाइट टर्म की जो भी। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अरे कहाँ तक पहुँच गया, ये तो पुराना वाला था। हाँ इसका लिमिट निकालना था मेन तो ये, लेकिन ये गलत है, अभी गलत क्यों है? हाँ बताओ जी, an को मैं क्या लिख सकता हूँ, n + 1 इज दिस एंड व्हाट इज an, इसी के पैटर्न पे मैं an को क्या लिख सकता हूँ, an -1 + -1 upon 3 raised to n - 1। जी। तो ये मैंने पीछे वाले में ये गलती किया है, क्योंकि यहाँ भी मैंने यही वाली टर्म उठा के रख दी है, तो लास्ट में पीछे मैं कर रहा था कैलकुलेशन, तो हर बार मैंने सेम चीज ही ऐड की, लेकिन चूंकि यहाँ n जब मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ भी तो n का रोल है, तो वो भी चेंज होगा। फिर ये an है, ऐसे ही an - 1 है, ठीक, तो ऐसे चलता रहेगा। तो एक पॉइंट पे क्या होगा, तो आपको वही देखना है कि व्हाट इज द वैल्यू, तो एंड सो ऑन, इसके हिसाब से ये भी तो चेंज होता रहेगा, जो मैं कर रहा था वो अब ऐसा होगा। देखो समझ लो ना, जैसे मैं an - 1 लिखूंगा तो ये आएगा an - 2 -1 की पावर n - 2 अपॉन 3 की पावर n - 2, ऐसा इस तरीके से ना। तो इस पैटर्न से तुम्हें सीक्वेंस, अब देखो a1 तुम्हारे पास 1 था, a2 क्या है, उस सीक्वेंस के हिसाब से होगा a1, देखो यहाँ से इस सीक्वेंस a2 निकाल रहा हूं मैं, तो इस सीक्वेंस a1 + -1 की पावर क्या आएगी, 1 आएगी। है ना, क्योंकि मैं a2 लिख रहा हूँ तो a1 + -1 की पावर 1/3,
तो ये हो गया -1 की पावर 1/3। जो a3 होगी वो होगी a2 प्लस -1 की पावर 2/3 स्क्वायर, यही बनेगी। अब a2 वापस रखो, तो a2 वापस रखोगे तो बनेगा a1 प्लस -1 की पावर 3, अब -1 का स्क्वायर अपॉन, तो इनिशियली मैं गलती क्या कर रहा था, मैं इसी चीज को दो बार लिख रहा था, तब वो n टाइम आ गया था, क्योंकि इसी चीज को मैं रिपीट कर रहा था, तो यहाँ पे अलग अलग होगा। अब यहाँ पे फर्दर इसको a3 है, ऐसे a4 लिखूं तो आप पैटर्न समझो, पैटर्न समझ के सीधा सीधा an लिख देता हूँ या an प्लस 1 लिख देता हूँ। क्या बनेगी, यहां से स्टार्ट होगा a1, तो a1 को 1 कर देता हूं मैं, 1 दे रखा है ना, फिर अगला -1 की पावर 3, फिर -1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, कहां तक जाएगा ये an प्लस 1 लिख रहा हूं मैं, कहां तक जाएगा, देखो a3 कहां तक गया है, स्क्वायर तक, तो -1 की पावर n अपॉन 3 की पावर n, ये हमारा सीक्वेंस आ गया। अब इसकी लिमिट निकालनी है आपको, तो n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ज्योमेट्रिक बन जाएगा, तो आ जाएगा आंसर। n टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो ज्योमेट्रिक भी बन जाएगी। जब मैं अगर इसमें लिख दूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an प्लस 1, तो ये बनेगी 1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/3 क्यूब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसका सम तो निकाल ही सकते हो, क्या है बताओ। ये अपन होने से आना, r कितना है, -1/3 है, कितना आएगा चेक करो, ठीक है। तो ये सीक्वेंस an की लिमिट आई। अब आओ आंसर पे, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर जो आप कह रहे थे यहां तक हम पहुंच चुके हैं। तो अभी जो पीछे मैं कैलकुलेशन कर रहा था सिर्फ सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए, तो यहां से आंसर आया हमारा 1/1 माइनस 1 लिमिट, तो 1 लिमिट, लिमिट कितनी आई 3/4, तो ये 4/3। अब कैलकुलेशन करो इसका, ठीक है। ओके, तो ये 3 फोल्ड है क्योंकि माइनस ऐसा आएगा ना, -0.333, इसलिए उसने राउंड अप करके 4 कर दिया, बट एग्जाम में रेंज रहेगा। तो अगर ये जब आंसर आएगा तो एग्जाम में रेंज रहेगा -3.4 से -3.6, इस तरीके से एक रेंज रहेगा। ये 3 पॉइंट समथिंग है ना, 3.30 इस तरह से इस बीच का नंबर आ जाएगा ना, -3 ये लोअर लिमिट है, -0.34 से -0.30 इस तरह से। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिमिट भी इंपॉर्टेंट है, वो लिमिट हमें निकालना पड़ा है अलग से इस सीक्वेंस का। ऐसा तो कर लिया आपने, तो लिमिट हमने अलग से कैलकुलेट किया यहाँ पे। सो ये थोड़ा वो गलत कर रहा था, तो यहाँ से लिमिट हमने अलग से कैलकुलेट किया, ठीक है। तो ये 53 था, 53 के बाद 56। सो ये कह रहा है कि you are given two random variable x y such that the co-conditional density of y given x. Sir, y given x to uniform x comma x plus 1. कहाँ लिखा है, लिखा है ऐसा? लिखा नहीं है, वो रेंज देख के मैंने। हाँ, अच्छा होना चाहिए। ये यहाँ पे इक्वल टू मिस हो गया ना, इसमें एफ वाई वाई गिवन एक्स बराबर समथिंग देना चाहिए था इसको। हाँ, लग तो ऐसे रहेगी लाइक y गिवन x यूनिफॉर्म होगा या यूनिफॉर्म x x प्लस 1, और यहाँ x एक्सपोनेंशियल 1 है, बट यहाँ ये इक्वल टू ना, इक्वल टू मिस हो गया है। ये लिख रहा था एफ वाई ऑफ वाई गिवन एक्स, बट आगे क्या है वो टाइप नहीं हुआ है, एफ वाई ऑफ वाई गिवन एक्स ना, सो वाई गिवन एक्स, ये तो पता ही नहीं। मान लो ठीक है 1 है, अगर ये 1 है, y बराबर x2 x प्लस 1, और x तो एक्सपोनेंशियल 1 है। ओके, पूछ क्या रहा है,
प्रोबेबिलिटी x प्लस वाई लेस देन 2, तो इसमें क्या दिक्कत है? x प्लस, आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा तो यहाँ चलो अभी हमने माना है कि यूनिफॉर्म है y गिवन x जो है यूनिफॉर्म है इस पे, तो x प्लस वाई लेस देन 2, तो इसमें है कि ज्वाइंट पीडीएफ लिखना पड़ेगा। तो ज्वाइंट पीडीएफ के लिए आपको पता है कि हाउ टू फाइंड ज्वाइंट पीडीएफ। सो जो ज्वाइंट पीडीएफ होगा e to the power minus x होगा। है ना, तो पीडीएफ ऑफ x इनटू e की पावर माइनस x, और रेंज क्या रहेगा इसका? व्हाट इज रेंज? y फ्रॉम x टू x प्लस 1। अच्छा तो y माइनस x 0 to 1 है ना। ये पीडीएफ दिया नहीं है तो यहाँ हो सकता है हमने गलत ले रखा हो, मतलब जो भी है अगर इस तरह से होगा तो यहाँ तो आ जाएगा, और x बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी है। सो अगर वैसे लिखोगे तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, इस रीजन पे इंटीग्रेट करना है आपको ज्वाइंट पीडीएफ को। तो इसका अप्रोच क्या है? इसका अप्रोच सिंपल ये है कि हमें ज्वाइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट करना है इस रीजन पे, तो इंटीग्रेट ज्वाइंट पीडीएफ ओवर दिस रीजन। सो इस रीजन पे ज्वाइंट पीडीएफ इंटीग्रेट करो, और आपका यहाँ सपोर्ट अभी जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से, उसके हिसाब से तो इन्फिनिटी का टर्म आ जाएगा ना। 0 से इन्फिनिटी कोई दिक्कत नहीं, पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, क्या दिक्कत है? अच्छा y मोर देन x है ना, y मोर देन x, y है ना, सो y इक्वल टू x, और y की वैल्यू क्या है? y बराबर x प्लस 1, तो y बराबर x और y बराबर x प्लस 1, तो ये 1 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा, 1 से जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यही तो है। एक है y बराबर x और y इज इक्वल टू x प्लस 1, सपोर्ट तो ये है, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, तो यू हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, क्योंकि देखो हमें क्या लेना है, इवेंट शुड बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये आपका इन दो लाइन के बीच ये इवेंट ये है, लेकिन x यहाँ क्या है? 0 से इन्फिनिटी। अच्छा उसमें ये कर रखा है, हाँ वो तो बात की बात, चलो कोई नहीं, तो x बिटवीन दिस, बाद में x 0 से इन्फिनिटी जा रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है ना, ये जो रेड पोर्शन अभी देख रहे हो आप, दिस इज योर सपोर्ट ऑफ ज्वाइंट पीडीएफ। अब इसमें आपको ये लाइन था जिससे लेस निकालना था, मुझे प्रोबेबिलिटी इस रीजन पे निकालनी है, सो आई नीड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ओवर दिस रीजन, ठीक है। तो मुझे इस रीजन पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो क्या इस पे इंटीग्रेट किए? देखो करके देखते हैं। तो ज्वाइंट पीडीएफ जैसे हम लोग लिख रखे हैं e की पावर माइनस x, चलो dy dx करते हैं। क्या करना बेटर है? क्योंकि दो पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, समझ रहे हो ना। जैसे ये है, कैसे भी करो दो पार्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, नहीं क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, यहाँ आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तो यहाँ ब्रेक करो उस तरीके से, ऐसे करोगे तब भी दो पार्ट में करना पड़ेगा। ऐसे क्या था इंटीग्रेशन? देखो इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ इसका क्या है। तो ये था y बराबर x और ये x प्लस वाई, तो ये 1,1 है, तो यहाँ 1 है, ये 1 है और इसके करस्पॉन्डिंग 1 है, तो ये 1,1 पॉइंट है। ये वाला पॉइंट क्या है? तो ये x प्लस, दिस लाइन इज x प्लस वाई इक्वल टू 2 एंड दिस लाइन इज y बराबर x प्लस 1। सॉल्व करो दोनों को, तो मतलब x माइनस वाई माइनस 1 है, तो यहाँ 1/2 है x की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग x 1/2 है, ये है। तो y 3/2 है, ठीक है। तो इसमें इंटीग्रेट करो, देखो क्या होगा। मतलब दो बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, डबल इंटीग्रेशन।
अगर dy dx लिख रहे हो तो पहले इस रीजन पे, तो dy dx लिख रहा हूँ तो पहले मुझे यहाँ करना है, तो यहाँ से कहाँ से मैंने ऐसे किया था कि वो प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस वाई लेस देन 2 है, तो वहाँ पर मैंने किया था कि y लेस देन 2 माइनस x। नहीं वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि तुम ग्राफ बनाए नहीं तो पूरा तुम इस पूरे रीजन पे इंटीग्रेट कर दिए तो 1 से ज्यादा आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ बाहर कभी इस रीजन पे भी निकाल दी प्रोबेबिलिटी तुमने, तुम्हें प्रोबेबिलिटी सिर्फ निकालना है किस रीजन पे, जो सपोर्ट में है उसी पे निकालोगे ना। अगर आपने वैसे लिमिट ले लिए कि y की लिमिट 0 से 2 माइनस एक्स, तो मतलब इस पूरे रीजन पे इंटीग्रेट कर दिए तुम, इस पूरे ट्रायंगल पे। पूरा ट्रायंगल सैंपल स्पेस में थोड़ी है, ये जो पूरा ट्रायंगल है क्या ये सैंपल स्पेस में है? व्हाट इज योर सपोर्ट हियर? फिर से कह रहा हूँ सपोर्ट क्या है, सपोर्ट के अंदर अरे किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो इवेंट में एलिमेंट अगर सैंपल स्पेस के बाहर का है तो उसमें प्रोबेबिलिटी थोड़ी काउंट करेंगे हम। हाँ तो वही आपको करना है। जब y बराबर जैसे x है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x एंड इसके पैरेलल एक लाइन है दिस y इज x प्लस 1, ये 1 है यहाँ पे। सो हमारा सैंपल स्पेस ये है, दिस इज योर सैंपल स्पेस। अब ये 1 है, ठीक है। अब जो लाइन आप देख रहे हो ये 2 है, ये 2 है, ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो x माइनस वाई लेस देन 2, तो ये पूरा रीजन है, सब पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी निकालनी है। यू जस्ट हैव टू इंटीग्रेट ओवर दिस रीजन, इस पे इंटीग्रेट करो ना, क्योंकि ये इसके बीच सैंपल स्पेस है और आपको इंटीग्रेट सिर्फ इसमें करना है, क्योंकि इस पे ये तो आउटसाइड रीजन है, ये आउटसाइड रीजन है, इस पे थोड़ी इंटीग्रेशन होगा। सो हमें तो इंटीग्रेशन करना है, इवेंट शुड बी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस है इसके बीच का रीजन, तो इस पे इंटीग्रेट करो। अब इस पे इंटीग्रेट करो तो वही देखना है तुम्हें, तो ये पॉइंट 1,1 आएगा, ये बोल रहा हूँ। ये पॉइंट जो है यहाँ 1/2 है, सो x 1/2 है और x को 1/2 रखोगे तो y 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका y 3/2 है। अब इसमें दो पार्ट में इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, तो इंटीग्रेट करो, मुश्किल तो नहीं है, बस इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको उसके हिसाब से। सो मतलब दो रीजन है ना, तो एक रीजन में ये स्ट्रिप लोगे, दूसरे में ये स्ट्रिप लोगे, तो दो पार्ट है। अरे मेन अप्रोच समझ आना चाहिए ना, सॉल्व करके देखो क्या है। तो यहाँ पे जब मैं लिखूंगा तो y की वैल्यू है x, यहाँ पे y की वैल्यू है x प्लस 1 और x यहाँ है 0 to हाफ प्लस यहाँ y की वैल्यू है x और यहाँ y की वैल्यू है 2 माइनस एक्स, एक्स टू 2 माइनस एक्स इस रीजन में, और x की वैल्यू है हाफ टू 1। करो इसको इंटीग्रेट, देखो क्या आंसर आएगा। हाँ सर। तो इससे आएगा 56 के बाद क्या है 7 8। तो यहाँ थोड़ा हमने यूनिफॉर्म लिया है, y गिवन x का PDF 1 लिया है तो उससे सॉल्व किया है। ये तो अभी सॉल्व किया था कुछ दिन पहले क्लास में, डाउट क्लास में। यहाँ क्या है कि एक्सपेक्टेशन 100 आइडिया ना, तो यहाँ पे 2sk है, 2 तो बाहर रखो, sk का मतलब s1 प्लस s2 अप टू s100 और अपॉन में तुम्हारे पास s100 है, ये है ना, 2 बाहर करो तो एक्सपेक्टेशन s खोलो, s क्या है, तो s खोलोगे तो यहाँ 100 टाइम x1, 99 टाइम x2 एंड 1 टाइम 100 अपॉन यहाँ रहने दो x1 से लेके x100 तक, जो कि s100 है एक्चुअली। इसको ब्रेक करोगे 2 टाइम तो एक्सपेक्टेशन ये 100 x1 अपॉन, इसको s100 ही लिख देता हूँ, ठीक है दिस। तो ये कहने का मतलब ये है, अब यहाँ इसको टर्म वाइज ब्रेक करो तो इसको s100 ही रहने दो, यू कीप इट s100, द सम ऑफ 100 टर्म्स ना, तो 2 टाइम 100 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 अपॉन s100 प्लस 99 एक्सपेक्टेशन x2 अपॉन s100, ये चलता रहेगा कहाँ तक, फिर लास्ट में आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x100 अपॉन s100, ये है, यहाँ जाके ये क्लोज हो जाएगा। अब ये सब क्या है, तो यहाँ आप जानते तो इस पे जो वैल्यू है
ठीक है ना। तो इसको इन सबका आंसर इक्वल है, क्या है 1/100 है। किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और ये सब IID रैंडम वेरिएबल x1 x2 x100 सब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो जाएगा 100 टाइम x1/s100, दिस इज 1। तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ xi/s100 इन सब का आंसर 1/100 ही आएगा, चाहे i कुछ भी हो, फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to 100। अब यूज करो इसको, तो 2 टाइम 100 इंटू 1/100 प्लस 99 इंटू 1/100, 98 इंटू 1/100 एंड सो ऑन। इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 1/100 कॉमन लो, n इंटू n प्लस 1/2। चेक करो, बताओ अगर डाउट है तो। ये भी मैंने कल परसों ही सॉल्व किया डाउट क्लास में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है 58 में है, suppose you participate in a class tournament in which you play until you lose a game. So you play until you lose the game, okay. So suppose you are very average player, each game equally likely to be win, lose or tie. So 3 choices हैं, जीतने की probability 1/3, हारने की 1/3 और tie की 1/3, and you collect 2 points for each win, 1 point for each tie and 0 point for each loss, okay. Okay, तो कहने का मतलब ये है कि x बराबर 2 भी 1/3 है, x बराबर 1 भी 1/3 है और x बराबर 0 भी 1/3 है। x है पॉइंट्स। The outcome of each game is independent of the outcome of every other game. Xi be the number of point you earn for game I. तो xi है number of point you earn for game I, मे भी 0 1 2 है ना। तो क्या है यहाँ से मुझे क्या समझ आ रहा है, ये इसमें डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है ना, ओके। 0 1 2 पे x डिस्क्रीट यूनिफॉर्म है। अब हर xi के लिए आप गेम i के लिए xi पॉइंट जीतते हो, y इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट अर्न इन द टूर्नामेंट। तो y क्या है समेशन ऑफ xi, कितने गेम खेले आपने, अच्छा अंटिल यू लूज है ना, तो जब तक आप हार नहीं जाते तब तक खेलोगे आप, तो अंटिल यू लूज। सो क्या हो सकता है y है टोटल नंबर ऑफ पॉइंट अर्न इन द टूर्नामेंट, हेंस EY बताओ। देखो ये एक्चुअली क्वेश्चन ना उसका है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का। तो लेट्स से क्या बोलूंगा, यू प्ले अंटिल यू लूज, इसकी प्रोबेबिलिटी तो निकाल सकते हैं ना, क्या होगा प्रोबेबिलिटी इसकी। अगर मैं एक रैंडम वेरिएबल लेता हूं कि नंबर ऑफ गेम्स वी प्ले अंटिल द फर्स्ट लूज, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, यही तो है। द नंबर ऑफ गेम्स यू आर प्लेइंग इज नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड यू विल स्टॉप वेयर यू लूज। तो लूज यहाँ पे लूज मतलब सक्सेस समझो, तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक होगा, ज्योमेट्रिक p, और लूज की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, तो ज्योमेट्रिक 1/3। तो सो हेयर एक्चुअली ये जो n है ना, सी यहाँ t तक कर देता हूं मैं, ये जो y है ना ये t तक, इसका मतलब x1 से लेके xt तक, और ये t खुद रैंडम वेरिएबल है, ये जो t है ना ये खुद रैंडम वेरिएबल है, ज्योमेट्रिक 1/3, और t क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल अंटिल यू लूज। सो लूज की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो मुझे बताओ कोई यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ t क्या होगा। नंबर ऑफ ट्रायल वाले केस में ज्योमेट्रिक में मीन कितना आता है, 1/p। ओके, सो 1/p इज 3, तो यहाँ पे लगाओ एक्सपेक्टेशन डायरेक्टली, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली, तो इसका जो फॉर्मूला है एक्चुअली ये हो जाएगा, आपको EY चाहिए ना, तो EY इज एक्सपेक्टेशन ऑफ t टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ x1। तुमने क्लास में भी किए हैं ये क्वेश्चन जब थ्योरी कर रहे थे। सो और ये जैम में भी आया है क्वेश्चन, नॉट द सेम क्वेश्चन, कोई दूसरा क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे t कोई खुद रैंडम वेरिएबल है, तो इसका फॉर्मूला आता है और ये प्रूव भी हो जाएगा इजीली। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y है एक्सपेक्टेशन ऑफ t इनटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1, है ना। इसी को तुम गूगल पर देखोगे, इसका वाल्ट्स इक्वेशन नाम देता है शायद, इसका प्रूफ कंडीशनल एक्सपेक्टेशन से आता है, तो आ जाएगा। सो यहाँ से देख लो, इसका है 3 और x1 का क्या है बताओ, यहाँ से मीन कितना आएगा, इसका 1 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, तो 1 आ गया। सो 3 होना चाहिए, आंसर 3 है, ठीक तो है, देख लो। ठीक है, तो एक्सरसाइज है पॉइंट मीन कर रहा है। T क्या था, T इज द नंबर ऑफ गेम्स ही प्लेड अंटिल ही लूज, ये चीज है। सो T यहाँ है नंबर ऑफ गेम प्लेड अंटिल लूज, नंबर ऑफ गेम अंटिल लूज, मतलब पहला लॉस, मतलब पहली बार जब वो हार जाएगा तो छोड़ देगा, है ना। तो पहले लूज पे स्टॉप कर देगा वो। नेक्स्ट है 58, यही था, खत्म हो गया। 14 भी किसी का आनंद, हाँ जी भाई 14 बताना, ये पहले बता। 14 में क्या है, 14 जो है ए आर रियल नंबर है, एफ आर से आर है, एफ एक्स बराबर है x की पावर 5 माइनस 5x प्लस a, ठीक है। सो पूछ क्या रहा है, एफ एक्स हैज 3 रियल रूट इफ a इज दिस, ओनली 1 रियल रूट इफ a इज दिस, रियल रूट इफ दिस, ओनली 1 रियल रूट इफ दिस, ओके। तो इसका सिंपल लॉजिक है, ये और डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो या तो इसके पास 1 रूट होगा या 3 होगा या 5 होगा, तो 1 3 5 रियल रूट होंगे, और 3 1 की बात कर रहा है ये, नो प्रॉब्लम। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, f' निकालेंगे, तो मैं कई बार अप्रोच बताया इसका, जैम 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन कई बार हमने क्लास में सॉल्व उसी अप्रोच पे है ये। सो 5x की पावर 4 माइनस 5, यही होगा, इक्वल टू 0 करोगे तो x4 इज 1, तो यहाँ से जो रियल सॉल्यूशन आएंगे वो आएगा 1 और -1, है ना, बाकी 1 ओमेगा और नहीं आयोटा माइनस आयोटा भी आएगा, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो रियल एक्सिस पे बनाते हैं। तो सो दिस फंक्शन हैज 2 क्रिटिकल पॉइंट, -1 and 1, ठीक। अगर वही और डिग्री का है तो x जब इन्फिनिटी पे जा रहा है तो फंक्शन इन्फिनिटी पे ही जाएगा, x जब माइनस इन्फिनिटी फंक्शन माइनस इन्फिनिटी पे, इसके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट है। अब बस आपको ये डिसाइड करना है कि f1 क्या है और f-1 क्या है। तो f1 क्या है यहाँ पे a-4, f-1 क्या है a +4 होगा, +4, ठीक। अब आप समझिए फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रही होगी क्योंकि x जब माइनस इन्फिनिटी तो y माइनस इन्फिनिटी होगी बिकॉज और डिग्री पॉलिनोमियल है।
अब यहां से चलना शुरू करेगा। अब डिपेंड करता है -1 पे क्या वैल्यू है। जैसे मैं अगर करेक्ट ऑप्शन के हिसाब से सोचना शुरू करूं, मान लो अगर मैं ऐसा सोचूं कि a मोर, दो ही केस है, या तो a मोर देन 4 है या लेस देन 4 है। तो अभी मैं अगर सोचना शुरू करूं कि चलो a मोर देन 4 होगा तो क्या होगा। सो a अगर मोर देन 4 है तो इसका मतलब है कि f1 पॉजिटिव है, तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी। f-1 भी पॉजिटिव है, तो यहां से क्या हो सकता है, अब इसमें देखना है किसकी वैल्यू ज्यादा है। तो जब a मान लो 5 है फॉर एग्जांपल, a अगर 5 है तो f1 क्या होगा 1 और f-1 क्या होगा 8, है ना। सो ये f-1 है कितना 1 बोला था ना, -1 8 है और f1 है 1। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, यहां तक गया, यहां नेचर चेंज किया, यहां आया चेंज किया, ये इसका ग्राफ है। अब जिसको समझ नहीं आ रहा पूछो क्यों, ये दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे नेचर चेंज करेगा ये। सो जब a पॉजिटिव है तो इस फंक्शन का ग्राफ ये है, मतलब a मोर देन 4 है तो ये ग्राफ है इस फंक्शन का। जी आनंद है, जिसने डाउट पूछे हैं, आनंद कुमार। ओके ओके, देखिए तो आपको कुछ समझ ना आया तो पूछिए, अब देखिए कहाँ डाउट था आपको। सो जब a लेस देन 4 होता तो क्या होता, ठीक है ना। अगर a लेस देन 4 होता तो f1 नेगेटिव वैल्यू लेते। देखो अब मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं, जब a लेस देन 4 होता, तो अगर a लेस देन 4 होता तो f1 नेगेटिव वैल्यू लेती, f1 की वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव होती। चलो f1 लेस देन 4 है तो ले लेते f1 को 0 मान लेते हैं अभी समझने के लिए, या 3 मान लो, मर्जी है, तो 0 मान लेते हैं, -4 हो जाएगी 1 पे और 0 लेते हैं तो f-1 पे 4 रहेगा स्टिल। तो ग्राफ कैसा होता है, यहाँ से चलना शुरू करता, यहाँ पे आता, फिर ये यहाँ तक जाता, यहाँ से फिर यहाँ जाता। सो जब a, ये कब है जब a लेस देन 4 है, ये कब है जब a मोर देन 4 है। तो जब a है ना, तो ये ग्राफ है, तो यहाँ एक ही रूट होगा, और ये ग्राफ है जब a लेस देन 4 है। सो कितने रूट्स हैं इसके पास, 3 रूट हैं इस तरीके से। तो a लेस देन, अच्छा हाँ बोला ना 3 रूट्स इफ a लेस देन -4। अच्छा -4 से कम की बात कर रहा है ना, तो -4 से कम की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया, मैं अच्छा मैंने भी a को क्या लिया, देखिए पर्टिकुलरली बता दूं मैं, यहाँ पे मैंने a को 0 लिया था और यहाँ पे a को मैंने पर्टिकुलरली, है ना, तुम ये भी कर सकते हो ऑप्शन के हिसाब से कोई a चूज कर लो उसके हिसाब से। यहाँ मैंने जो a रखे थे वो 5 रखे थे, तो जब a को मैंने 5 रखा तो ये ग्राफ बना था। हाँ ठीक है भाई, चलिए तो ये स्टॉप करते हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर थर्ड क्वाड्रेंट से आप ग्राफ बनाना स्टार्ट किए, वो कैसे पता चला कि जी जी जी, किस स्टार्टिंग ये x, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, -∞? हाँ, तो जब यहाँ x को -∞ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -∞। ये ऑड है ना, लीडिंग टर्म डिसाइड करेगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। जब ये लीडिंग टर्म है, ये इस पॉलिनोमियल का लीडिंग टर्म है ना, ये इंजन है उस ट्रेन का, तो ये जहां जाएगी बाकी चीज वही जाएगी। सो ये x की पावर 5 डिसाइड करेगा कि फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी पे या -∞ पे क्या होगी, जो लीडिंग टर्म है, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है, वो डिसाइड करेगा। तो x की पावर 5 है तो यहाँ x -∞ है तो फंक्शन -∞ ही होगी, x जब +∞ है तो फंक्शन +∞ ही होगी, चाहे आगे कुछ भी है उससे ज्यादा फर्क पड़ना है नहीं, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लीडिंग टर्म है वो डिसाइड करेगा इन्फिनिटी पे -∞ पे क्या वैल्यू होगी। चलिए ठीक है, तो ये स्टॉप करते हैं। तो आज हमने ये मॉक टेस्ट 8 का सॉल्यूशन डिस्कशन किया है। कल संडे है, कल छुट्टी है, कल कोई क्लास नहीं है, कल है ना, फिर कुछ काम है, तो परसों मॉक टेस्ट 9 का डिस्कशन होगा 7 to 9 में, है ना, और 6 to 7 डाउट क्लास ही रहेगा, और 9-12 में जो गेट का होता है, ठीक है ना। अभी गेट का बैच है, 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे, तो जहाँ वाले लोग जा सकते हैं, ठीक है।